हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम क्या कर रहे हैं? हम सिंगेज बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसके थ्रू आपकी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की हम तैयारी कर रहे हैं। ये बुक 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज एक्सरसाइजेस की। मतलब ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है और आज हम शुरू करेंगे इस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस, जो कि आपके सारे कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट और रिवाइज करवाएगी। इसी के साथ ये सारी चीज़ें हम आपके लिए करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हिडन चार्ज नहीं होती, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना होता है, कोई भी ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं होता है। हमारा पूरा कोर्स, पूरा पैकेज, पूरा मॉड्यूल आपको मिलता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, सीधे आते हैं पॉइंट पर। और इससे पहले ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपको हमारे नोट्स या पीडीएफ्स अगर चाहिए तो गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करिए और आप हमारे नोट्स को लेकर भी हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विद दैट, आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आई होप आप ये क्वेश्चन स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करते हैं। इवन अगर वहाँ नहीं हो पाता है तो आप क्या करते हैं, आप क्वेश्चन समझ लिया करिए और फिर ट्राई करा करिए। क्वेश्चन समझने के बाद भी शायद ना हो रहा है तो थोड़ी बहुत हिंट ले लीजिए, वीडियो प्ले करके और फिर से ट्राई करिए। बस गुजारिश ये है कि जितना ज़्यादा इस क्वेश्चन का पार्ट आप खुद से करेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे और इन अप्रोचेस को बिल्ड कर पाएंगे। हमेशा खुद पर रिलाई करिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कम से कम मेरी हेल्प लीजिए। फिर भी अगर मैं इस क्वेश्चन को समझना चाहूँ तो क्या लिख रहा है सुनिएगा। द स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इन दिस फॉर्म आ। अब ऑफ कोर्स अगर मैं इसे देखूं तो ये वाई स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो क्लियरली ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। मतलब इस इक्वेशन में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइंस छिपी हुई हैं। कैसे निकालेंगे सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं इसका स्क्वायर उस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो ये दिखता है मुझे y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, y माइनस एम एक्स तो दिख ही रहा है, यहाँ पर क्या दिखेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, और यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्वायर के ऊपर जैसे ही आपने अंडर रूट लगाया है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये बात आपको समझ आई क्या? सर एक छोटा सा काम करते हैं, प्लस माइनस को इधर शिफ्ट करते हैं, पूरा एक्सप्रेशन है ना, तो ये पूरा एक्सप्रेशन इधर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप एक माइनस साइन ले लें और एक बार प्लस साइन ले लें तो आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगे, है ना। तो एक बार मैं माइनस साइन ले लेता हूँ, एक बार प्लस साइन लिया तो ये बन जाएगा, माइनस साइन लिया तो वाई माइनस एम एक्स माइनस ए टाइम्स अंडर रूट ओवर कितना 1 प्लस एम स्क्वायर इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है, कोई परेशानी? अब आप एक बहुत खास बात इस इक्वेशन को देख के बता सकते हो क्या, कि सर देखो 1 माइनस एम, ये लाइंस पैरेलल हैं। आपको दिख रहा है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ना सिर्फ ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बल्कि अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो वो कितनी होगी? आई होप आपको याद है, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है ना, ए स्क्वायर ये होता है, बी स्क्वायर होता है एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम का अंडर रूट। याद आया? तो सर C1 माइनस C2 मतलब इसमें से इसको या इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो, अल्टीमेटली हमें मॉड तो लेना ही है। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस इनके बीच की क्या होगी सुनेगा, दिस माइनस दिस, तो ये और ये आइडेंटिकल है, दिस माइनस दिस तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2a टाइम्स अंडर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, अंडर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। और अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, थोड़ा ध्यान से देखें, तो मेरा कहना है कि देखो ये 1 प्लस एम स्क्वायर से 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल। तो मैं दो बातें प्रिडिक्ट कर पाया सर, कि मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। आई होप ये बात तो आप समझ गए। और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मॉड 2a। बहुत बढ़िया। अब सेम आइडिया क्या इसके बाद में इसे देखकर लगा सकता हूँ? सर मैं अगर इसे थोड़ा ध्यान से देखो तो मुझे बहुत मजेदार चीज दिख रही है। क्या? देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे एम एक्स और ये एम स्क्वायर दिख रहा है। सेम बात देखो जरा, y माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर, आई होप आपको समझ आ रहा है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एन स्क्वायर। मतलब क्या? मतलब सर यहाँ से भी जब आप इक्वेशन बनाओगे तो सेम ऐसी ही दो इक्वेशंस बनेंगी, बस उस बार क्या फर्क रहेगा, m की जगह वहां हो जाएगा n। तो वापस मैं ये कहूंगा कि यहाँ से जो वो दो लाइंस निकलेंगी वो पहली बात तो पैरेलल होंगी। उनके बीच में क्या डिस्टेंस होगी सर? फिर से सोच के देखो, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, जो डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2a टाइम्स अंडर रूट ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर, फिर वही 1 प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो बचेगा क्या, 2a। मतलब डू यू रियलाइज कि ये भी दो पैरेलल लाइंस का पेयर है जिनके बीच की डिस्टेंस है मॉड 2a। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मतलब सर दो पैरेलल लाइंस और आपको मिलेंगी, दो पैरेलल लाइंस और आपको मिलेंगी जिनके बीच की जब आप डिस्टेंस निकालेंगे, तो कितनी आएगी सर? इन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस आप निकालेंगे
वो होगी कितनी भाई, वो भी होगी मॉड ऑफ 2a। क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं? मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ इस बात पे गौर फरमाइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सर इन दोनों के बीच की और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है मॉड 2a। तो शैलाई से ये पैरेलल लाइंस का जो पेयर है, इनके बीच की अगर डिस्टेंस मॉड 2a है तो ये क्लियरली स्क्वायर बनते बनते रह गया अगर मुझे इसका ये बीच का एंगल और पता होता तो। पर चूंकि एंगल नहीं पता है, अगर ये 90 डिग्री होता तो मैं कह देता स्क्वायर, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस सेम है चारों में पेयर वाइज, और सब पेयर वाइज अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो बिल्कुल ये एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और वो चारों की चारों साइड सेम लेंथ की हैं। स्क्वायर से बजाय अगर वो 90 डिग्री एंगल नहीं है तो एक बेहतर ऑप्शन जो मेरे पास होगा इससे जस्ट एडजस्ट करने वाला, जो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है, वो क्या होगा स्टूडेंट्स? पैरेललोग्राम तो नहीं होगा, वरना चारों साइड्स इक्वल हैं, तो पैरेललोग्राम का और अच्छा बेहतर वर्जन वुड बी अ रोम्बस। क्या आपको ये बात समझ आई? तो मैं क्या मार्क करूंगा? आई वुड हैव मार्क्ड ऑप्शन बी। क्या ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन सारे के सारे स्टूडेंट्स को समझ आया? आई होप अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी परेशानी आती है, तो आपके पास एक बहुत ही मज़ेदार सा फीचर अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं आस्क योर डाउट। आप कुछ मत करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आस्क योर डाउट पर क्लिक करके अपने डाउट का स्क्रीनशॉट हमें फॉरवर्ड करिए, हम डेफिनेटली उसे रिजॉल्व करके रिवर्ट करेंगे। कोई जेनरिक सी क्वेरी हो, कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन हो, बेहिचक निसंकोच आप हमें कमेंट में लिखिए। रेलेवेंट क्वेरी, रेलेवेंट क्वेश्चन होगा तो हम ज़रूर रिस्पॉन्ड या रिप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से वही बात स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करें, खुद से सॉल्व करें, खुद से ट्राई करें और मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर लेकर आ रहे हैं। नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। वो लिख रहा है ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस 54y, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? मेरा कहना है कि सर अगर मैं थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से देखूं तो क्या मैं यहाँ से, देखो उसने खुद आपको बहुत अच्छे से चीज़ें लिख कर दी हैं, कैसे समझना। ये जो भी रिप्रेजेंट करती है सर निकाल लेंगे, पर पहले इसे देखो, इसे ध्यान से देखो। क्या मैं यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ? देखो यहाँ से अगर वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा सर? एक्स स्क्वायर माइनस 9। बहुत बढ़िया। अगर यहाँ से बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो क्या यहाँ से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं? आई थिंक सर कुछ तो लिया जा सकता है। जैसे कि अगर मैंने कुछ कॉमन लेने की कोशिश की तो ये दिख रहा है 6x स्क्वायर वाई प्लस 54y। अगर मैं 6 कॉमन लेता हूँ तो गड़बड़ी हो जाएगी कि ये हो जाएगा प्लस और यहाँ लिखा हुआ है माइनस साइन। बस यही एक इशू आ रहा है जिसे हमें करना है रिजॉल्व। तो कैसे निकालेंगे इस पर्टिकुलर बात का सोल्यूशन? इस क्वेश्चन में एक टाइपो मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स, टाइपो ये दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन तो आएगा, तो इस बात को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए कि हियर दिस शुड हैव बीन अ नेगेटिव साइन। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन होगा स्टूडेंट्स कि इसे आप बनाकर रखिए प्लीज, एक नेगेटिव साइन, है ना। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को वर्कआउट करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, ध्यान से सुनना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टराइज कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से अगर मैंने कॉमन लिया लेट्स से 6y, इफ आई टेक 6y और रादर माइनस 6y कॉमन फ्रॉम हियर, तो देखो माइनस 6y कॉमन लेते ही मुझे क्या दिखेगा, देखना यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा 9, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये किसके इक्वल है, 0 के। आई होप आपको दिख रहा है मैं आपको किस तरफ लीड कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 आपको दोनों तरफ दिख रहा है, तो ये बन जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पे बच रहा है कितना, वाई स्क्वायर माइनस 6y। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई भी दिक्कत? सर एक छोटा सा काम आप और कर सकते थे, आप चाहते तो आप यहाँ पर अगर चाहो, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, हमने 6y जब कॉमन लिया और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लिया, कोई स्कोप नहीं है। ये वाई स्क्वायर माइनस 6y को भी इफ आई विश टू री राइट इन अ बेटर फॉर्म मैं लिख सकता हूँ, सुनिएगा कैसे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैं लिख लेता हूँ एक्स प्लस 3 और ऑफकोर्स एक्स माइनस 3। और क्या सर करना चाह रहे हो? और जो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से y कॉमन ले ले तो y टाइम्स y माइनस 6, तो एक तो बन जाएगा y और एक बन जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और अगर आप इससे सॉल्व करें तो ये बेसिकली 4 स्ट्रेट लाइंस आपको देता है। कैसे? एक मिलेगा x प्लस 3 को 0 रखने से x इज इक्वल टू माइनस 3, इसे रखने से x इज इक्वल टू 3, इसे रखने से y इज इक्वल्स टू 0 और इसे रखने से y इज इक्वल्स टू 6। वैसे तो ये देखकर आपको आइडिया लग जाना चाहिए, बट फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो ध्यान से सुनिए, आप कैसे चीज़ें विजुलाइज करेंगे, बात समझना। सर सीधी सीधी सी बात है, जब आपसे कोई कहता है x इज इक्वल्स टू माइनस 3 तो x एक्सिस पर माइनस 3 से पास होने वाली y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन है। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 3 x एक्सिस पर
x इज इक्वल टू 3 से y के पैरेलल पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन होगी। सर y इज इक्वल टू 0 क्लियरली किसकी इक्वेशन है? सर y इज इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन है x एक्सिस की। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? बच रहा है y इज इक्वल टू 6, तो ये बेसिकली कौन सा पॉइंट है? -3,0। ये पॉइंट क्या है सर? 3,0। इनके बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो मुझे सिखाने या कहने की जरूरत नहीं है, 3 + 3 6। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर y इज इक्वल टू 6, तो ये क्लियरली एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जो कि ऑफकोर्स 0,6 से पास होती है। और अगर ये 0,6 से पास होती है तो ये जो ओरिजिन है इससे ही अगर मैं मान लूँ तो डिस्टेंस कितनी है सर? ये डिस्टेंस है 6 यूनिट्स। आप बात समझ पा रहे हो? बहुत मज़ेदार सी बात है सर, क्योंकि समझना आप इस बात को कैसे, ये और ये परपेंडिकुलर होंगी क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं और ये पैरेलल हैं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? ये क्लियरली सर एक रेक्टेंगल होता, पर और बेहतर लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ आपसे तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस भी 6 है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस भी 6 है। तो लाइंस के बीच की अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है 6, यानी ये रेक्टेंगल से भी बेहतर वर्जन में कहूँगा ये क्या है? एक स्क्वायर। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ना तो सर ये सर्कल है, ना ही ये पैराबोला है, बट ये एक 4 लाइंस को रिप्रेजेंट करने वाला सेट है जो कि डेफिनेटली क्या बना रहा है? स्क्वायर। यानी आप कौन सा मार्क कर दोगे? ऑप्शन डी। क्या किसी भी स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी? आई एम रियली सॉरी, आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? ऑप्शन सी, है ना? ऑप्शन डी तो ऑफकोर्स गलत होगा। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, यहाँ तक अगर चीज़ें समझ आई तो यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप अब आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है कि चीज़ें कैसे सोचनी है, इन्हें कैसे वर्कआउट करना है और इन पर कैसे काम करना है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स? अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से। द इमेज ऑफ द पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस बाय द लाइन मिरर्ड विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0। अच्छा, y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? सर क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, मुझे y इज इक्वल टू 0 का मतलब बताओ। y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या? y इज इक्वल टू 0 मतलब आपका कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। क्या आपको ये बात याद है? सर याद है। सारी बातें भूल जाओ, मुझे बताओ अगर यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है, कोई पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट है a, b, और a, b की अगर मैं मिरर इमेज देखता हूँ किसके रिस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, या स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 0 में, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी ना स्टूडेंट्स, वो कहाँ होगी? ध्यान से देखो, मिरर इमेज मतलब क्या? ये यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा होगा आपको। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर तो वही है लेकिन y एक्सिस पर शिफ्ट हो गया, तो x कोऑर्डिनेट तो उसका वही रहेगा लेकिन y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? सर इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर कभी भी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या y इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में किसी भी बात को मिरर करना है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो वही रहता है, बस y कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव हो जाता है। आपको ये बात समझ आई? हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, तब हमने इस बारे में बहुत सारे डिटेल्ड डिस्कशंस और ऑब्जर्वेशंस निकाले थे, अगर आपको सारी चीज़ें याद आ रही हैं तो सर वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं। जब मुझसे कोई कह रहा है कि y इज इक्वल टू 0, यानी क्या? यानी कि सर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस लाइन को, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को मिरर करना है, तो एक क्वेश्चन इतना आसान है जितना कि y को -y से रिप्लेस करना, क्योंकि बस यही तो करना है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी समझदार स्टूडेंट बस इतना करके इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो अभी भी वही रहेगा सर, बस बदलना क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट में वाई की जगह सारी नेगेटिव वैल्यूज़, मतलब उस वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। यानी कि क्या, जो ये इक्वेशन है, क्या सर ये लिखी हुई है ax² प्लस 2hx, लेकिन y की जगह मैं क्या रख दूंगा? -y प्लस b टाइम्स -y का स्क्वायर। यही होगी आपकी उस मिरर इमेज वाली स्ट्रेट लाइंस के पेयर की इक्वेशन, जो कि आप एक्स एक्सिस के मिरर से निकाल रहे हो, एक्स एक्सिस को मिरर की तरह ट्रीट करके निकाल रहे हो। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाता है ax², यहाँ पे हो जाएगा -2hxy, और ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा by² इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर। Has everyone understood this explanation? बस ये इतना ही आसान, इतना ही बेहतरीन और इतना सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी। मुझे ऑनेस्टली बताइए स्टूडेंट्स, क्या किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक किसी भी स्टेप में कोई परेशानी, कहीं पर भी कोई दिक्कत? एंड आई यू रियलाइजिंग ये जो चैप्टर है कौन सा जो हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? ये जो चैप्टर है आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस,
ये सब कुछ आपको दे देगा। मतलब ये बेसिकली उन्हीं चीज़ों का एक्सटेंशन है जो हमने पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ी है सर? अभी तक हमने जो बारीक सी बेसिक सी चीज़ें सीखी, हमने सीखा है कोऑर्डिनेट सिस्टम, बस वहीं के सारे कंसेप्ट आ रहे हैं। हमारी स्ट्रेट लाइंस की जो बातें पढ़ी हैं, बस उन्हीं को एक्सटेंड करके एक अलग पर्सपेक्टिव से वो देखना सिखा रहा है। कैसा पर्सपेक्टिव? कि सर किन्हीं दो लाइंस की एक कंबाइंड इक्वेशन अगर कोई हमें बना के देना चाहे तो वो कैसे देखी जाती है, बस वही हम सीखना चाह रहे हैं। अच्छा सर, अच्छी बात है। ऐसा है तो क्या हम अगला क्वेश्चन ट्राई करें? मेरा कहना है आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। मेरा पूरा 100% कॉन्फिडेंस है आप में कि अगर आपने इन लेक्चर्स को अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन आपसे डुएबल है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। क्यों सर? समझो बात को। वो पूछ रहा है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर पढ़ते ही आपको फर्स्ट चैप्टर याद आना चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द ट्रायंगल आई होप स्ट्रेट लाइन से बनता है, फॉर्म्ड बाय द लाइन। तो सर ये तो मुझे कोई इक्वेशन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन है क्या सर? ये तो एक्स वाई इक्वल टू 0 कुछ तो भी है। अरे याद करो, ये होमोजीनियस सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, x की पावर 1 y की पावर 1। मतलब ये सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब ये ओरिजिन से पास होने वाली दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। और इतना नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे देखो, जब कोई कहे कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब क्या? मतलब x 0 है या y 0 है या दोनों 0 है। पर जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात आती है तो हम दोनों को 0 कर देते हैं। x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब सर? x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सेस। क्या आपको याद आ रही हैं ये बातें? सर y इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब? y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सेस। क्या कोई तकलीफ किसी स्टूडेंट को नहीं है सर? अब क्या बच रहा है लाइफ में? लाइफ में बच रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 तो मुझे नहीं समझ आता है सर, तो आपको ये समझ आता है क्या? x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है जहां पे 1, 0 और 0, 1 से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है। ये कौन सी लाइन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे हो गया सर? ऑर्थो सेंटर ढूंढना था। ऑर्थो सेंटर किधर होता है सर? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको क्यों नहीं दिख रहा है? अगर इन तीन वर्टाइसेस को मैं ध्यान से देखूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बस इतना देखकर ही आप ऑर्थो सेंटर मार्क कर सकते थे। इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी सच कहूँ तो। ये डेटा ना रिडंडेंट है, ये डेटा सुपरफ्लस है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये तो एक एक्स्ट्रा बात उसने दे दी आपके लिए। आप समझो बात को, एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है सर? इस वर्टेक्स से इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस वर्टेक्स से इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दोनों ने यहाँ इंटरसेक्ट किया। हमें पता है सर एक राइट एंगल ट्रायंगल में जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता है वही क्या होता है? आपका ऑर्थो सेंटर। भूले तो नहीं हो? तो सर ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? ऑप्शन सी, ओरिजिन 0, 0। मान लो थोड़ी देर के लिए उसने पूछा होता सर्कम सेंटर। अगर उसने पूछा होता सर्कम सेंटर तो क्या आप मुझे कमेंट में लिख के बता रहे हो सर्कम सेंटर कहाँ होता? सर अगर ये है 1, 0 और ये है 0, 1 तो मैं कहूँगा कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही तो सर्कम सेंटर होता है, क्योंकि ये अगर x का सर्कम सेंटर है, अगर ये इसका सर्कम सर्कल है तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये इसकी सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब इसका डायमीटर है। और अगर इसका डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट ही सर्कल का सेंटर होगा, मतलब सर्कम सेंटर होगा। तो 1, 0 और 0, 1 का सेंटर 0 + 1/2, 1/2, 1 + 0/2 यानी 1/2। तो अगर इन केस पूछा होता कि सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं तो आप मार्क करते ऑप्शन है। खैर वो नहीं पूछा है उसने। आपको रियलाइज हो रहा है क्वेश्चंस कितने आसान है, और ये आपसे हुआ था या नहीं हो रहा है तो यार दिक्कत कर रहे हो आप लोग ना लेक्चर्स ठीक से अटेंड नहीं कर रहे हो, आप लोग क्लासेस ठीक से नहीं देख रहे हो, आप लोग नोट्स ठीक से नहीं बना रहे हो, आप लोग बातें ठीक से रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वरना ये बातें तो होनी चाहिए। इस बात पे तो हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स। और मेरा यकीन है एक अच्छा स्टूडेंट जो रेगुलरली रिलीजियसली लेक्चर्स देख रहा है, अच्छे से नोट्स बना रहा है, उससे क्वेश्चन हो रहा होगा, और ये होना चाहिए आप सभी से, है ना। ये एक आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, घबराना तो नहीं है इसको देखकर, है ना। तो सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस और एडवांस से घुमा फिरा के पूछ लिए जाएंगे, है ना। अगर हर थ्योरी हर कंसेप्ट को ठीक से पढ़ा जाए तो चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं हैं। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव करके रख लीजिएगा स्टूडेंट्स। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT जेईई मेंस एंड एडवांस। इसे सेव करके आप रख लेंगे तो आपके हमेशा वीडियोस सिंक में रहेंगे। जितने भी वीडियोस डेली जो 2 वीडियोस हम आपके लिए रिलीज़ करते हैं, आप हमेशा अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड रहेंगे, ताकि आपका कुछ भी बैकलॉग क्रिएट ना हो।
विद दैट स्टूडेंट्स सीधे सीधे आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रोटोकॉल बड़ा सिंपल सा है। मैं हर बार ये चाहूँगा कि पहले आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, आप सॉल्व करें, आप ट्राई करें और फिर बेशक हम साथ में मिलकर इसे ट्राई करें। पर ज़रा अगर आपने स्क्रीन पॉज करके इसे ट्राई किया है अभी और नहीं हुआ है तो मैं ज़रूर आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ वन ऑफ द लाइन्स ऑफ दिस, वन ऑफ द लाइन्स मतलब अरे वही बात, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है। वो कह रहा है इसका जो वन ऑफ द लाइन्स है, दोनों का नहीं सिर्फ एक का, वो है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मतलब पहले तो मुझे इसे क्रैक करना है और इसे क्रैक करके जो लाइन्स मिलेंगी ना, जो भी लाइन्स मिलेंगी वो उनमें से कोई एक इस स्ट्रेट लाइन, यहां पर जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दिख रही है ना, इनका एंगल बाइसेक्टर है वो। मेरा आपसे हमेशा से ये कहना है कि आप एक चीज तो देख के आइडिया लगा ही सकते हो सर, जब भी कोई कहे कि एक्स वाई जो है वो 0 है, मतलब दो बातें सर, एक्स 0 है और y 0 है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो हम ऐसे ही सोचते हैं चीजें, और x और y दोनों 0 हैं, मतलब सर x 0 होना मतलब y एक्सेस, याद आ रहा है क्या, और y 0 होना मतलब x एक्सेस, और इसका बाइसेक्टर मतलब या तो ये वाली लाइन जो कि क्या होती है y इक्वल टू x, या फिर हो सकता है वो ये और ये होता। उस केस में कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन जिसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इस तरीके से आपके पास या तो ये इक्वेशन निकल कर आएगी या ये इक्वेशन निकल कर आएगी, ऐसा कुछ आपको ढूंढना है। कहां से, यहां से। मेरा यकीन है इतना अगर आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर ले तो भी आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, अगर आप सीधे सीधे सोचो तो। कैसे सोचेंगे सर, कैसे निकालेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, दिमाग में चीजें क्लियर ही नहीं हो रही हैं। एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताओ, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखूं तो क्या मैं इसमें से वही फैक्टराइजेशन वाली टेक्निक यूज कर सकता हूं क्या? देखो इक्वेशन क्या लिखी है सर, इक्वेशन लिखी हुई है my² प्लस, है ना, ये लिखा है 1 माइनस एम स्क्वायर टाइम्स एक्स वाई, है ना, ये लिखा है 1 माइनस एम स्क्वायर टाइम्स एक्स वाई। तो क्या मैं इसे एक्स वाई माइनस एम स्क्वायर एक्स वाई लिख सकता हूँ क्या? किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ इस बात से? और इसके बाद क्या करेंगे सर, माइनस एम एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्या लिखेंगे सर, माइनस एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई थिंक सर चीज़ें ऐसी कुछ निकल कर आ रही, बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं किया। माइनस एम एक्स स्क्वायर एम वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस एम स्क्वायर एक्स वाई, बहुत बढ़िया, है ना। अब क्या करना है सर, मेरा कहना है अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसी कोई बात यूज करूं तो समझना बात को, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। एक बात बताओ, क्या मैं यहां से, देखो कहीं से तो कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, अगर मैं कहीं से या रादर यहीं से, लेट्स से सर यहां और यहां से y कॉमन लेना चाहूं, अगर मैं यहां और यहां से y कॉमन लेना चाहूं तो देखो y कॉमन लिया तो क्या मिलेगा सर, ये मिलेगा एम स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर क्यों बोल रहा हूं, एम प्लस एक्स। पर ये कोई बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैंने यहां से एम एक्स कॉमन लिया, अगर मैंने यहाँ से एम एक्स कॉमन लिया, देखो मैं लेके देखता हूँ फिर समझते हैं क्या बन रहा है, वरना कुछ और ट्राई करेंगे। जैसे यहाँ से एम एक्स कॉमन लिया तो ये बन जाएगा एम वाई माइनस एक्स, राइट। आई थिंक यहाँ भी एम वाई प्लस एक्स बन रहा है ना, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस बन जाएगा। I'm really sorry, बस मैंने ठीक से देखा नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको अगर मैंने कुछ गलत लिखा है बोला तो। देखो जैसे ही y कॉमन लिया तो ये बचेगा एम वाई प्लस एक्स, पता नहीं क्यों देख नहीं पा रहा था मैं। यहाँ से मैंने एम एक्स कॉमन लिया और अदर माइनस एम एक्स कॉमन लिया तो ये बन जाएगा एम वाई प्लस एक्स। डिड यू ऑल गेट दैट सर? अब अगर आप चीज़ें थोड़े और ध्यान से देखोगे ना, माइनस साइन ही लिया है, बिल्कुल सही, ये प्लस ही आना है, बिल्कुल सही। तो फैक्टर्स होंगे एम वाई प्लस एक्स और यहाँ पे मिलेगा क्या, y माइनस एम एक्स। अब आप तो सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ अगर इस स्ट्रेट लाइन को मैं देखूं तो इसकी स्लोप क्या आएगी सर? सर अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को देखते हो तो ये है एम वाई इज इक्वल टू एक्स, है ना, मतलब एम वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है एम वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एम टाइम्स एक्स। बहुत बढ़िया सर। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और इससे सॉल्व करूं तो ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू 0, यानी ये लिखा है y इज इक्वल टू एम एक्स। अब सर सीधी सीधी सी बात है, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो या तो ये चाहिए या ये एंगल बाइसेक्टर है ना आपकी इस लाइन का। तो यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए m की वैल्यू या तो 1 या फिर -1, क्योंकि ये है तो 1 है और ये है तो -1 है। m की वैल्यू अगर 1 चाहिए या -1 चाहिए तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू 1 कौन बना सकता है, m की वैल्यू 1 बना देता, मतलब m मतलब इसकी स्लोप, आई होप आप समझ रहे हो, m की वैल्यू 1 मतलब इसकी स्लोप। इसकी स्लोप को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, m की वैल्यू -1 ले लो।
अगर m की वैल्यू -1 यहाँ ले लेता हूँ तो -1 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। और अगर m की वैल्यू 1 लेता हूँ तो देखो ये 1 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 ले लिया तो -1 बन जाएगा। यानी टेक्निकली अगर आप m की वैल्यू 1 या -1 लेते हो, टेक्निकली अगर m की वैल्यू ऑफ 1 या -1 लेते हो तो बेशक सर जो इक्वेशन बनेगी स्ट्रेट लाइन की वो होगी y = x एंड y = -x, और ये जो बनकर निकल कर आएगा वो होगा एंगल बाइसेक्टर x और y एक्सिस का। क्यों सर? क्योंकि xy = 0 का एंगल बाइसेक्टर आपको ढूंढना था। क्या ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया? क्या किसी भी स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में लिखना है स्टूडेंट्स, हम ज़रूर उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और बेहिचक कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो आपके पास हमेशा एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आप हमसे हमेशा पूछ सकते हो आस्क योर डाउट में। आपके जो भी परेशानी हो, जो भी डाउट हो, आप उसका स्क्रीनशॉट क्लिक करिए और हमें आस्क योर डाउट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा आस्क योर डाउट, वहाँ पर आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा सर, ये क्वेश्चन तो समझ आ गया, अब क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें? बिल्कुल ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को आई होप अगर आपने स्क्रीन पॉज करके ट्राई किया तो क्या लिखा हुआ है पहले ये समझ लेते हैं सर। क्वेश्चन में जो वो बोल रहा है इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन, तो ये इक्वेशन जो है अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आपको ये सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन दिख रही है? सेकेंड डिग्री की अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन आपको दिख रही है तो आपको दिख रहा होगा कि ये ओरिजिन से पास होने वाली या ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करने वाली दो लाइंस के पेयर की इक्वेशन है। आई होप ये बात तो आपको पता है। सर सिमिलरली ये जो इक्वेशन है इफ वन ऑफ द लाइंस कोइंसाइड विद वन ऑफ दोज गिवन बाय दिस, मतलब वो ये कह रहा है इसमें दो लाइंस हैं, इसमें दो लाइंस हैं और ये सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन मतलब ओरिजिन से पास होती हैं, तो क्या उन दोनों लाइंस को मैं ऐसा मान सकता हूं y = लेट्स से m1x एंड y = m2x? मैं बस आपको समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूं, इस बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो कह रहा है कि वो जो लाइंस वहां से निकल कर आती हैं वो इस लाइन के साथ उनमें से एक तो कोइंसाइड होती है। कोइंसाइड होने का मतलब है, आप बात समझना है स्टूडेंट्स, बात समझना, क्या ये भी सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है? हाँ सर। मतलब ये भी ओरिजिन से ही पास होगी? हाँ सर। मतलब इसके साथ इसमें से जो एक लाइन है उसके साथ ये लाइन कोइंसाइड होती है और दोनों ओरिजिन से पास होती हैं, तो वो वही लाइन है, वही लाइन है। मतलब उसकी भी इक्वेशन क्या होगी? y = m1x, मतलब एक लाइन जो इसमें से निकल कर आएगी वो यही होगी। आपको बातें समझ आ रही हैं क्या? फिर वो क्या कह रहे हैं? एंड द अदर लाइंस, मतलब इसके पास जो दूसरी लाइन है, इसके पास जो दूसरी लाइन है, एक लाइन इसके पास ये भी तो है, वो लाइन इसके पास जो दूसरी लाइन है उसके साथ क्या है? परपेंडिकुलर, और वो भी ओरिजिन से पास होती है। तो मेरा कहना है जो इसके पास दूसरी लाइन होगी, जिसके पास दूसरी लाइन होगी उसकी स्लोप क्या होगी? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है सर? वो उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर ये m2x है तो इसके पास जो दूसरी लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी? 1 मतलब -1/m2 टाइम्स x। क्या ये दोनों बातें आपको डाइजेस्ट हो रही हैं? क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अगर नहीं है तो क्या अब आप ये क्वेश्चन कर दोगे? अब तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, मेरा यकीन करिए। वो p + q की वैल्यू पूछ रहा है जो आप बहुत इजीली निकाल के दे सकते हो। सर ऐसे कैसे निकाल सकते हैं आप? कैसी बातें करते हो सर, कुछ भी ला देते हो आप, ऐसे कैसे सॉल्व हो जाएगा? आपको क्या दो बड़ी सिंपल सी बातें याद नहीं है जो हमने डिस्कस की हैं कई दफ़ा? अगर मैं आपको रिकॉल करवाने की कोशिश करूं, याद करो स्टूडेंट्स, ax² + by² + 2hxy, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है ना? कौन सी? लेट्स से y = m1x एंड y = m2x। सर +c क्यों नहीं लिया? क्योंकि ओरिजिन से पास होती हैं तो y इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, है ना? मेरा आपसे ये कहना है, प्लीज़ काम की बातें सुनिएगा, कि सर अगर इसमें जो दो लाइंस हैं वो ये हैं और उनकी स्लोप है m1 m2, तो आपने हमें सिखाया है कि जो इन दोनों स्लोप्स का सम होता है वो क्या होता है और इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है वो क्या होता है। क्या आपको याद है? मुझे बस इतना बता दो कि इन दोनों का सम कितना होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, क्योंकि अगर आप मुझे ये बता देंगे तो आप इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं हैं, आपके पास सिर्फ काम की चीज़ें हैं जिन्हें आप बहुत ईजीली, बहुत सीधे सीधे बता सकते हो। आई होप अब आपको कुछ याद आया कि अगर मैं पूछ रहा हूँ m1 + m2 कितना होता है, तो याद करो स्टूडेंट, सर m1 + m2 जो होता है वो होता है -2h/a। भूले तो नहीं हो? भूले तो नहीं हो स्टूडेंट्स? आई एम रियली सॉरी, a नहीं b, है ना? और सर m1 m2 जो होता है, m1 m2 जो होता है वो होता है आपका a/b।
फिर से रिपीट करता हूँ, दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है -2h अपॉन ऑफ कोर्स b, और m1 m2 होता है a अपॉन b। यानी कि सर क्या यही इंफॉर्मेशन इसके साथ इसमें और इसके साथ इसमें अप्लाई कर दें तो बात बन जाएगी? काफ़ी बात बन जाएगी साहब, आप काफ़ी क्लोज हो जाएंगे p प्लस क्यू के। आप बात डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ से निकालूँ m1 प्लस m2, है ना, तो m1 प्लस m2 कितना होता है? जस्ट अभी डिस्कस किया। m1 प्लस m2 बेसिकली क्या होता है? सुनना ध्यान से, m1 प्लस m2 होता है आपका xy के कोफिशिएंट का नेगेटिव, xy के कोफिशिएंट का नेगेटिव अपॉन y स्क्वायर का कोफिशिएंट। आई होप इसको आप ऐसे याद रखते हो। तो यहाँ पे xy का कोफिशिएंट देखा तो कौन? p, तो p का नेगेटिव कौन? -p अपॉन y स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन? 3, तो ये हो जाएगा -p/3। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट निकालूं m1 m2, तो वो क्या होता है सर? वो होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन y स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट्स 2/3। क्या किसी भी स्टूडेंट को इन सारी बातों में किसी भी बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए? सर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर स्लोप्स देखूं तो वो है m1 और -1 अपॉन m2। इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का अगर सम किया तो वो कितनी है सर? m1 -1 अपॉन m2। तो इन दोनों की स्लोप्स का भी सम किया तो वापस क्या? xy का कोफिशिएंट का नेगेटिव अपॉन y स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा -q अपॉन -3। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा q/3। ये क्या हो जाएगा सर? q/3। क्या कोई परेशानी है किसी स्टूडेंट को? और इसी तरीके सर इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालें, किसका? m1 का, किसके साथ? -1/m2 के साथ, तो ये -m1/m2। ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाता है आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन y स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 2/-3 या -2/3। आई होप ये तो बात वहीं निकल कर आपको ले जा रही है अगर आप चीज़ें ध्यान से देखें तो। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो आई थिंक सर कुछ तो बड़ा मज़ेदार सा है जो हम शायद देख नहीं पा रहे हैं, जो शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो शायद हम नोटिस नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना है बस इन 4 बातों के बेसिस पे आप फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि सर m या 1 अपॉन m, मतलब I'm really sorry m1, और ये जो 1 अपॉन m2 या सीधा सीधा मैं कहूँ m2, इनकी वैल्यूज़ को कैसे क्रैक किया जा सकता है, कैसे सोचा जा सकता है। सारी बातें छोड़ो, आप तो सर ये बहुत अजीब सा लग रहा है, क्या इसे देखकर कोई आइडिया लगा सकते हैं? क्या इसे देखकर कोई हिंट मिल सकती है? आपको मिल रही है, आप देख नहीं रहे हो। कैसे मिल रही है सर? बात समझो। यहाँ से अगर मैं m1 की वैल्यू आपको बताऊँ, यहाँ से अगर मैं m1 की वैल्यू बताऊँ तो क्या आ रही है सर? अगर आप यहाँ से m1 की वैल्यू बताओगे तो m1 की वैल्यू होगी कितनी? 2/3 टाइम्स m2। अरे हाँ है ना? तो मैं ये m1 की वैल्यू जो 2/3 टाइम्स m2 है यहाँ रखता हूँ, तो सुनना ध्यान से, ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स m2 इंटू m2, यानी कितना? m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। यानी आप देख रहे हो ना 2/3 से 2/3 कैंसिल, तो m2 स्क्वायर अगर 1 आ रहा है तो m2 की वैल्यू आ रही है +-1। ये पहला कंक्लूजन अभी तक का। m2 की वैल्यू अगर मिली +-1, तो क्या m2 की वैल्यू +-1 यहाँ और यहाँ रख सकता हूँ? आपको समझ आ रहा है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस क्यों हैं? क्योंकि सर यहाँ पर जब आप m2 की वैल्यू क्या ट्राई करोगे, जब आप m2 की वैल्यू +1 ट्राई करोगे तो m1 की कुछ वैल्यूज आएंगी, मतलब p और q की आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी, और जब आप m2 की -1 वैल्यू ट्राई करोगे तब कुछ और वैल्यू आएंगी। जैसे समझना बात को, जैसे ही m2 की वैल्यू +1 यहाँ रखी तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3, है ना? तो दो बातें सुनिएगा ध्यान से। अगर मैंने क्या लिया, सीधी सी बात है, अगर मैंने m2 की वैल्यू क्या ले ली थी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, अगर मैं m2 की वैल्यू लेता हूँ जैसे कि 1, है ना, तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? देखो m2 की वैल्यू 1 ली तो यहाँ पे रखा तो 2/3। और अगर मैंने दूसरा सिनेरियो लिया, कौन सा? ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने m2 की वैल्यू लेता हूँ -1, तो ऑफकोर्स m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2/3। बहुत सिंपल सी बातें कह रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। सर अब इन वैल्यूज़ को यहाँ रखते हैं, उससे क्या होगा? उससे शायद मैं p और q की वैल्यू निकाल लूँ। अच्छा सर, यहाँ से अगर मैं p को लिखना चाहूँ तो p को मैं क्या लिखूँगा? मैं p को लिखूँगा 3 टाइम्स m1 प्लस m2, और ऑफकोर्स ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली मैं q को क्या लिखूँगा? सर मैं q को लिखूँगा 3 टाइम्स, ध्यान से देखिएगा, m1 - 1 अपॉन m2। कोई तकलीफ? क्योंकि हम अल्टीमेटली तो p और q में इंटरेस्टेड है ना। तो एक बार तो मैं m1 और m2 की कौन सी वैल्यू ट्राई करता हूँ सर? एक बार तो मैं m1 और m2 की ये वाली वैल्यू ट्राई करता हूँ, उससे p और q निकालता हूँ। एक बार ये ट्राई करते हैं, उससे p और q निकालते हैं, और फिर जो पूछा है वो निकाल देंगे। बहुत बढ़िया।
P अगर निकालना है तो -3 टाइम्स m1 प्लस m2 है ना, सो -3 टाइम्स m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2/3, और इसका क्या करना है -3 टाइम्स, ये क्या होगा सर P। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ। अच्छा सर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप चाहते हो इसे और सिंप्लीफाई करना, तो देखो ये क्वेश्चन और आसान बन सकता है। आपसे अल्टीमेटली क्या पूछा जा रहा है, मैं 1 मिनट इस क्वेश्चन को यहीं रोकता हूँ। आपसे क्या पूछा जा रहा है, P प्लस क्यू, आपसे P प्लस क्यू पूछ रहा है ना वो। आप बात समझो, यहाँ पे P है और यहाँ पर Q है, मैं यहीं पर P प्लस क्यू निकालना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखना, बहुत काम की बात आपको दिखेगी। इस वाले पार्ट को तो अभी थोड़ी देर के लिए भूल ही जाओ। मैं कह रहा हूँ आप एक्चुअली घुमा फिरा दे रहे हो इस क्वेश्चन को अगर ऐसे कर रहे हो तो। क्यों सर, क्योंकि समझना बात को, जब आप P प्लस क्यू निकालने जा रहे हो सर, जब आप P प्लस क्यू निकालने जा रहे हो तो P कितना है सर, P है -3m1 -3m2 है ना, और Q कितना है सर, सर Q है +3m1 है ना, और -3/m2। डिड यू गेट माई पॉइंट, मैं आपको कहाँ और क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सर ये और ये कैंसिल आपको दिख रहा है। तो सर -3 अगर आपने कॉमन लिया तो P प्लस क्यू कितना आता है, P प्लस क्यू आता है -3 कॉमन लेते ही m2 + 1/m2। ये कितना आता है, m2 + 1/m2 का -3 टाइम्स। क्या आपको बात समझ आई? तो m2 कितना है सर, m2 है 1 + 1/1 1, और इसका -3 टाइम्स, तो 1 + 1 2, 2 × 3 -6, क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो यहाँ से ये आपकी आती है P प्लस क्यू की वैल्यू, क्योंकि m1 की ज़रूरत ही नहीं है ना सर, m1 की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधे m2 से काम हो जा रहा है। आपको ये बात समझ आ रही है क्या? मतलब m1 एक्चुअली निकालने की ज़रूरत नहीं थी, पर ठीक है, हमने जो निकाला निकाल लिया। सिमिलरली अगर मैं वापस आपसे बात करूँ किस बारे में सर, अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, आई थिंक m2 ही था, है ना, m2 ही रखना था ना सर। यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ गड़बड़ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं निकालूँ तो देखो m2 से क्या निकाल लूँगा, m2 + 1/m2, तो ये हो जाएगा -3 टाइम्स m2 + 1/m2, तो -2 × -3 दैट्स 6। तो शैल आई से कि सर 6 और -6 यानी क्लियरली आपके आंसर होंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। क्या सभी स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन समझ आया? और क्या आपको रियलाइज़ हुआ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ, बिल्कुल भी मुश्किल, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है? और क्या आप सभी को रियलाइज़ हो रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे इजीली वर्कआउट किया जा सकता है? सर सारी बातें समझ आई, तो क्या अब हम अगला क्वेश्चन ट्राई करें? ये रहा आपके सामने। सर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर से स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लीजिए। वो बोल रहा है 2 पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हैव द इक्वेशन। आप ध्यान से देखो भाई, आप प्लीज ध्यान से देखो, ये वापस आपके सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। देखो y² xy x², मतलब वापस ओरिजिन से पास होती है। और इससे भी देख लो, इससे भी देख लो, इससे भी ध्यान से देख लो, ये भी आपकी ओरिजिन से पास होती है। मेरा कहना है कि अगर आप इसे इतना ही देख लें तो ही आप आसानी से क्वेश्चन वर्कआउट कर लेंगे, और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से इसे वर्कआउट कर लेंगे। सर इस तक पहुंचना है ना, इससे निकाल लेंगे। बीच में क्या क्लू है, 1 लाइन विल बी कॉमन अमंग देम, मतलब इसमें और इसमें एक लाइन कॉमन है। ठीक है सर, पहले इसे देखते हैं। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, y² है ना। देखो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर रहा हूँ, y² में वेरिएबल मान के, मतलब y², y में इसे क्वाड्रेटिक मान रहा हूँ। तो y में अगर क्वाड्रेटिक माना तो प्रोडक्ट चाहिए -12 और सम चाहिए +1। प्रोडक्ट चाहिए -12 है ना, और सम चाहिए +1, तो 4 × 3 12 और 1 बन जाएगा। लेकिन कैसे, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 4xy - 3xy है ना -12x²। सुनिएगा ध्यान से, ऐसा कैसे किया मैंने, सुनना। मैंने इसे ट्रीट किया y में एक क्वाड्रेटिक, y² + xy - 12x²। तो प्रोडक्ट मुझे चाहिए था -12x² × 1 यानी -12x², -12x², और सम चाहिए था +x, सम चाहिए था +x, मतलब वो y तो वेरिएबल है। आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्ट्राइक कर रही है क्या? इससे क्या हो रहा है सर, ध्यान से देखो, यहाँ से अगर आप y कॉमन ले लेते हो तो ये बन जाता है y + 4x। सही लिख रहा हूँ क्या? यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया था, y, और यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे ताकि आपका y + 4x बन जाए, आई थिंक -3x, तो ये बन जाएगा y - 3x। तो ये आपकी दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये आपकी वो दो स्ट्रेट लाइन्स हैं। कौन कौन सी? एक तो y = -4x और एक y = 3x। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी हद तक आपकी मदद कर दी है। अब आपको बस ये पता करना है कि इनमें से जो वो एक इक्वेशन है वो इस लाइन के साथ, जो दूसरी इक्वेशन आपको दी है उसके साथ कॉमन है,
और अगर वो कॉमन है तो वो किस तरीके से चीज़ें निकाल कर आपको देगी, इस बारे में आपको सोचना है। एक बात बस मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, एक बड़ी सिंपल सी बात मुझे ये बताओ, क्या मैं यहाँ से ये सोच सकता हूँ कि देखो अगर मैं x को यहाँ लाऊं तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कि सर y अपॉन एक्स यहाँ पे क्या होगा -4, और यहाँ पे अगर x कॉमन लाऊं तो y अपॉन एक्स यहाँ पर क्या होगा 3। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? बस 2 मिनट ध्यान से देखो, इस रिजल्ट को काफ़ी स्मार्टली हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर सुनना, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँ LHS और RHS में, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँ LHS और RHS में, तो ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यानी a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कैंसिल किया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2h, एक्स से कैंसिल तो ये बचेगा y बाई एक्स, है ना, प्लस b तो रहने दीजिए और ये हो जाएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। बहुत दिक्कत हो रही है कि अदर समझने में? अगर यहाँ दिक्कत हो रही है तो मैं इसे थोड़ा अलग ही लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। देखो इक्वेशन क्या है, सुनना, इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं आपसे कह रहा हूँ इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। आई होप आपने मन में सोचा होगा, सब बच्चा ही लिखेगा कोई, आपको ऐसा नहीं लिखना है। तो ये क्या बचा, a, ये बचेगा 2h, एक x से एक x कैंसिल तो ये बचेगा y बाई एक्स। समझ रहे हो आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ? प्लस ऑफ कोर्स कितना, ध्यान से देखिए, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सो b टाइम्स, है ना, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, जल्दी बोलो, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि y अपॉन एक्स मुझे पता है, y अपॉन एक्स मुझे पता है, y अपॉन एक्स मुझे पता है। ऑप्शंस को देखो तो एक बार ट्राई करते हैं -4, एक बार y अपॉन एक्स की वैल्यू -4 ट्राई करते हैं तो ये है a, ये है प्लस -4 इंटू 2, तो -4 इंटू 2 कितना, -8h, -4 का स्क्वायर 16 तो ये हो जाएगा प्लस 16b इज इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन तो ये रही होगी कि अगर उनमें से एक लाइन कॉमन है तो कुछ ऐसी कंडीशन अप्लाई हो रही होगी, या फिर y अपॉन एक्स की वैल्यू है 3, y अपॉन एक्स की वैल्यू है 3 और वो अगर मैंने यहाँ रखा तो a प्लस ये कितना हो जाएगा 6h और 3 का स्क्वायर 9 तो प्लस 9b इज इक्वल टू 0। और इस तरीके से भी आप इसे सोच सकते हैं बिना घबराए, बिना हैरान परेशान हुए। कुछ गलती तो नहीं की हमने। आई थिंक ये दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अगर लग जाए तो आपकी इक्वेशन में एक लाइन जो होगी इसमें और इसमें वो कॉमन होगी, वो सेम होगी। तो पहली कंडीशन क्या थी सर? पहली कंडीशन थी a -8h प्लस 16b यानी ऑप्शन बी, और दूसरी कंडीशन है a प्लस 6h प्लस 9b, a प्लस 6h प्लस 9b मतलब ऑप्शन डी। तो आप कौन कौन से दो ऑप्शन मार्क करेंगे? आई थिंक आप मार्क करेंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। क्या सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन क्लियरली समझ आया, बिना किसी डाउट के, बिना किसी हेजिटेशन के? आई होप बड़ी सिंपल सी, आसान सी, सॉर्टेड सी ये बातें हैं जिनमें कहीं पर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चंस ये क्या होते हैं, सुनिएगा ध्यान से। लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन मतलब आपको एक पैसेज, आपको एक कॉम्प्रहेंशन सॉर्ट ऑफ कुछ दिया जाता है और ऑफ कोर्स उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, अब उसने खुद कह दिया कि ये जो पेयर है ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस का है, चाहूँ तो मैं पता भी कर सकता हूँ, पर उसने खुद आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप आगे रहकर हेल्प की। IIT JEE मेंस और एडवांस शायद आपकी हर बार ऐसी हेल्प ना करें, पर उसने अगर किया है तो उसकी तवज्जो कीजिए और इस क्वेश्चन को इस हिंट और इस क्लू की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करिए। सर क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन ये रहे तो ये इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन जहाँ पर आपको निकालनी होगी वैल्यू ऑफ a। दूसरा क्वेश्चन कि अगर वैल्यू ऑफ c पूछी जाए तो आपको निकालनी होगी वैल्यू ऑफ c। और तीसरा क्वेश्चन कि सर डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ABC सर कौन सा ट्रायंगल हो गया? ट्रायंगल ABC कौन सा ट्रायंगल हो गया? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा बस इतना सा कहना है, सारी बातें खत्म करो, सारी बातें छोड़ो। आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि ये जो आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इससे चीज़ें कैसे निकल कर आएंगी? क्या इसे फैक्टराइज करके या कुछ ना कुछ सोच के आप चीज़ें निकाल सकते हो क्या? सर कुछ तो सोच ही सकते हैं। मेरा कहना है सिंपल सी बात सर, बड़ी सिंपल सी बात। अच्छा बाय द वे, जब यहाँ पर वो कह रहा है ना कि आप निकालो डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC, तो वो तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं, पर दो चीज़ें वो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना, कौन कौन? A तो मान लो आप क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो वो एक्स एक्सिस के साथ कर रही हैं,
है ना। जो आपका बी पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो वो वाई एक्सिस के साथ करे, और सी जो होगा वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइंस का। आई होप आप बात समझ पाए। इस क्लू के बेसिस पे हम ये थर्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए वापस आते हैं काम की बात पर और शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के इस एक्सप्रेशन के साथ। अच्छा, आपको कुछ याद है क्या कि सर अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो हमने एक बहुत मज़ेदार सी बात सीखी है सर कि अगर वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम जीरो होता है। आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो हमने तो बड़ी सिंपल सा कंक्लूजन निकालना सीखा था सर कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उनका सम होता है जीरो। कब? जब उसके अंदर जो पेयर ऑफ लाइन्स है वो परपेंडिकुलर हैं। तो अब यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है सर ए, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -2, तो ये कितना हो जाएगा सर 0, यानी ए की वैल्यू तो हमने निकाली कितनी 2। कोई डाउट? आई होप ये क्लू क्यों दिया गया था, इससे हमें कैसे इसमें हेल्प मिल रही है, ये आपको समझ आया? बिल्कुल सर समझ आया। अब अगर मुझे पता है कि ये लाइंस जो थी परपेंडिकुलर हैं, हमें पता है कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। सर हमने एक कंडीशन पढ़ी थी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए कि आप इनके जो कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट जो हैं इनसे एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं और उसे जीरो के इक्वल रखते हैं। अगर ऐसा होता है तो ही वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? ऐसा करने का रीजन बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, मुझे जो दिख रहा है वो ये कि सर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर इन सब में मुझे ए तो मिल गया है, तो अगर उस डिटर्मिनेंट को मैं जीरो के इक्वल रख देता हूँ तो शैलाई से कि सर मुझे सी की भी वैल्यू मिल जाएगी। क्या आपको ये लाइन समझ आ रही है? तो सर अब हम कोशिश करते हैं सी की वैल्यू निकालने को लेकर। आई होप ये बातें आपको बहुत मुश्किल, बहुत प्रॉब्लमैटिक नहीं लग रही हैं। अगर मैं सीधी सीधी आपसे बात करूं, अगर रिकॉल करवाऊं ये कंसेप्ट, तो हमने पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, आई होप आपको ये बातें याद हैं, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है स्टूडेंट्स? सर इसमें बड़ी सिंपल सी बात थी कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करे तो आपके a, b और c, कौन कौन a, b और c, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये तो आ जाते हैं आपके डायगोनल पर। और कौन कौन बच गए सर? आपके बच गए h, g और f, है ना, h, g और f। तो इन्हें आप कहाँ रख लेते हो? आप इन्हें रख लेते हो h, g और f इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर भी h, g और f इस तरीके से आप रख लेते हैं। और सर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप क्या रखते हैं? 0। यही बात मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो वो लिख रहा है ए एक्स स्क्वायर, बाय द वे ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर आपके पास क्या इक्वेशन बनकर आ रही है? अगर मैं इसी इक्वेशन को कंपेयर करके आपको समझाना चाहूँ तो आप डील कर रहे हो 2x स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स कितना, प्लस के बजाय आई वुड प्रेफर टू हैव दिस माइनस 2y स्क्वायर। आई होप आपको दिख रहा है, मैं चीज़ें ऐसे उठा रहा हूँ। फिर आपके पास लिखा है प्लस 3xy, तो आपके पास फिर आ जाएगा क्या स्टूडेंट्स? प्लस 3xy। आई होप आप चीज़ें कंपेयर करते हुए समझ पा रहे हो हम कहाँ जा रहे हैं। माइनस 5x प्लस 5y, है ना, तो ये कितना है सर? ये है माइनस 5x। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्लस 5y प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई डाउट स्टूडेंट्स? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ गड़बड़ हो तो 2x स्क्वायर, है ना, माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 5x प्लस 5y प्लस सी। अब सर अगर आप चीज़ें रखना चाहें तो बड़ी सिंपल सी बात, a, b और c तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो a, b और c अगर यहाँ पर आने वाले हैं तो a और b क्या है सर? a और b हैं 2 और -2। अब h, g और f, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा स्टूडेंट्स। h जो है वो होगा 3/2, क्योंकि 3 2h है ना, तो h जो होगा वो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर आप क्या रख देंगे सर? यहाँ पर आप रख देंगे 3/2, यहाँ भी और यहाँ भी। और क्या सर? एक छोटा सा काम और करिए, g कितना आ रहा है सर? 2g आ रहा है -5, तो g कितना होगा? -5/2। तो क्या मैं यहाँ पर रख दूँ -5/2? बिल्कुल रख दीजिए सर। तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या? -5/2 और यहाँ भी क्या रखेंगे? -5/2। अब एक छोटा सा काम सर, f की वैल्यू और बता दीजिए। तो f की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो कितनी आ जाएगी सर? ये आ जाएगी 5/2। डिड यू ऑल गेट दैट? f की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 5/2। आई थिंक सर यहाँ से जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, f की वैल्यू कितनी आ रही है? 5/2। आई होप ये आपको दिख रहा है। अब जैसे ही इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे? c की वैल्यू। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, जो सारी चीज़ें हम यहाँ तक समझते आ रहे हैं, सर सी की वैल्यू निकालना है ना, तो मैं कह रहा हूँ या तो आप चाहो तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कोशिश की जा सकती है बेशक, और काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो सकता है, पर मैं कह रहा हूँ
मेहनत वहाँ भी है, इससे अच्छा तो ये होगा कि इसे एक्सपांड ही कर लिया जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे एक्सपांड करने की सर, विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से रो 1। जब आप रो 1 के अलॉन्ग इसे एक्सपांड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ज़रा ध्यान से देखिए। सर आप रो 1 के अलॉन्ग इसे एक्सपांड कर रहे हो, ध्यान से देखना। पहले आया 2, तो 2 के लिए कौन कौन आ गया सुनिएगा ध्यान से। सर -2 इंटू सी, दैट्स -2c, माइनस दिस इंटू दिस, तो हो जाएगा -25/4। कोई डाउट तो नहीं है। फिर लिखेंगे -3/2, फिर हम लिखेंगे -3/2। अब -3/2 के लिए क्या आएगा, दिस इंटू दिस, तो हो जाएगा 3c/2, ये हो जाएगा 3c/2। और ऑफ कोर्स दिस इंटू दिस बट विद ए नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वापस कितना हो जाएगा, +25/4। बहुत बढ़िया सर। और क्या करने वाले हो अब हम लिखेंगे -5/2। एक और टर्म जो आपकी होगी वो क्या होगी, -5/2। -5/2 के लिए मैं क्या करूंगा, देखो इस -5/2 के लिए हम बात करेंगे सर 3/2 इंटू 5/2। आई होप आपको दिख रहा है। तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 15/4, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये होगा 15/4। अब क्या स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, अब सीधी सीधी सी बात है सर, माइनस माइनस प्लस, 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा 5 बट विद अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, ये होगा -5 और ये पूरा एक्सप्रेशन होगा किसके इक्वल, 0 के। सर प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं थोड़ी चीजें एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 4 2 ऐसा बहुत सारी जगह दिख रहा है डिनोमिनेटर में। तो मैं पूरे LHS और RHS को +8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप समझ रहे हो। जैसे ही +8 से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2, सर ये हो जाएगा -16। 8 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 4 ने 8 को डिवाइड किया 2, और 25 का डबल कितना सर, 25 का डबल 50। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ सर सही कर रहे हो। 4 का डबल है ना, तो 25 का डबल 50, कोई दिक्कत तो नहीं। सर आगे क्या, आगे सुनना ध्यान से। सर 8 को यहाँ लाए, 8 पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब 8 इसके पास आया, तो 2 ने 8 को क्या बना दिया, 4। तो 2 ने 8 को क्या बनाया भाई, 4। आई होप ये बात समझ आ रही। अब 4 अंदर जाएगा, तो 4 जब यहाँ आया तो 2 ने 4 को क्या बना दिया, 2। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6। यहाँ पे 4 एज इट इज आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये बचेगा सिर्फ 25। सिमिलरली मैं यहाँ पर 4 लेकर आ रहा हूँ, तो 8 लेकर आ रहा हूँ, तो 2 ने 8 को क्या बना दिया, 4। तो यहाँ पर आपको फिर क्या मिलेगा, 4। और जैसे ही 4 अंदर जाएगा तो इस 4 से कैंसिल, लेकिन 5 में जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 4 कितना, सर ये हो जाएगा 20। आई होप आपको चीज़ें डाइजेस्ट हो रही हैं। अब सुना ध्यान से, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, -16 इंटू 2, ये कितना हो जाता है सर, -16 इंटू 2 आप बोलोगे -32c। फिर क्या सर, 2 इंटू -50, ये कितना सर, -100। -3 इंटू 6, ये कितना सर, -18c। और 25 इंटू 3 ये हो जाता है -75। और क्या सर, 5 इंटू 15, अच्छा सर ऐसा क्यों करना है, 5 - 20 कितना, -5, -5 इंटू -5 +25, तो ये कितना आ जाएगा, +25 इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 0। क्या यहाँ से कुछ चीज़ें निकाली जा सकती हैं सर, ध्यान से देखो। 32 + 8 40, 40 + 10 50, तो ये हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा -50c। अब और सुनिएगा ध्यान से, 75 में 25 ऐड किया तो -50, है ना, -50 -100 कितना, आई थिंक मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, जब उस तरफ जाएगा तो +150 हो जाएगा, है ना। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, c होगा -3। बहुत काम का रिजल्ट स्टूडेंट्स। a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी सर, a की वैल्यू आपने निकाली थी 2, याद करो स्टूडेंट्स, और c की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, -3। अब अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं, तो इक्वेशन क्या बन के आती है, सुनना, ये आती है 2x² - 2y² + 3xy, है ना। ये इक्वेशन क्या आती है स्टूडेंट, सुनना ध्यान से, ये बन जाती है 2x² - 2y² + 3xy, जितना मुझे याद आ रहा है -5x + 5y -3। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, +3xy के बाद जो टर्म है हमारी वो है -5x + 5y, और c की वैल्यू -3। ये आपकी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। अब क्वेश्चन क्या है, सुनना, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सर ये जो दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं और जहां पर ये एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन तीनों से जो ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस। एक बात बताओ, ये दोनों जहां भी इंटरसेक्ट कर रही हैं वो तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। मुझे एक्स एक्सिस पर कहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है और ये दोनों आपस में कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे वो दोनों अलग अलग इक्वेशंस चाहिए। वो दोनों अलग अलग इक्वेशंस निकालने का तरीका क्या होगा, इस पर बात करते हैं। सर सीधा सीधा थॉट है, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसा कुछ सोचें, या फिर मैं इसे x में क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करूं। आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं अगर इसे x में क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करूं और श्रीधर आचार्य मेथड अप्लाई कर लूं, वैसे सोच लूं, या फिर मैं बस थोड़ा सा पॉज लेकर ये सोचना चाह रहा हूं कि सर क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहां पर काम करेगी।
क्योंकि मैं देखो ये देख पा रहा हूँ कि सर यहाँ भी 2x² माइनस 2y² दिख रहा है, यहाँ भी -5x प्लस 5y दिख रहा है, और यहाँ 3xy माइनस 3 दिख रहा है। तो अगर कुछ किया जाए तो शायद बात बन जाए, कुछ तो होना चाहिए। पर ठीक है, अगर कुछ क्लिक ना करे, मतलब आपके दिमाग में थॉट ना आए, देखो उस वक्त क्या होगा, बहुत प्रेशर में होंगे आप। पहली बात तो प्रेशर को हैंडल करना होगा, मतलब ऑफ कोर्स एक मॉडरेट प्रेशर ज़रूरी है आपको चीज़ों को इफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए। बट यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को वर्कआउट करना चाह रहा हूँ तो मैं सर ज़्यादा नहीं सोच रहा, कर सकते हैं बिल्कुल, पर अभी दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है, तो मैं श्रीधर आचार्य मेथड हमारे पास हमेशा है। वो कैसी मेथड है सर, सुनना। उसमें आप इसे x में क्वाड्रेटिक बना लो तो 2x² हो गया। अब जो यहाँ से टर्म बच रही है वो क्या हो गई सर, ये हो जाती हैं 3y माइनस 5 टाइम्स x। और क्या बच रहा है सर, ध्यान से देखना, यहाँ पर बच रहा है -2y² प्लस 5y माइनस 3 = 0। अब अगर ये क्वाड्रेटिक बन गया है तो क्या यहाँ से मैं श्रीधर आचार्य मेथड से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? सर कोशिश करिए, देखो x जो आएगा श्रीधर आचार्य मेथड से -b, मतलब 3y माइनस 5 का नेगेटिव, तो हो जाएगा 5 माइनस 3y प्लस माइनस b² मतलब इसका स्क्वायर किया तो कितना सर, वो हो जाएगा 9y² प्लस 25, है ना, और माइनस कितना 5 × 3 15, 15 × 2 30, तो हो जाएगा -30y माइनस 4ac, 4 × 2 -8, है ना, -4 × 2 -8, -8 को इससे मल्टीप्लाई करना है, -8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा कितना 16y² -8 × 5 कितना -40y, और -8 × 3 कितना +24। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। डिवाइडेड बाई 2a -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a, सो 2 × 2 कितना 4। कोई तकलीफ? आई थिंक चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है, एक सेकंड थोड़ा पेशेंस रखिए। पहले तो 4 को यहाँ ले आते हैं, जैसे ही 4 को यहाँ लाते हैं तो कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है 4x। अच्छा एक और छोटा सा काम कर सकते हैं, 5 माइनस 3y को इधर लाए तो कहना है से ये हो जाएगा 3y माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस। आई होप आपको बात समझ आ रही है, प्लस माइनस क्यों लगा हुआ है। अब जो अंडर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है जरा उससे सिंप्लीफाई करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अंडर रूट वाले एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो 9y² प्लस 16y², कहना है से कि सर ये हो जाता है 9y² प्लस 16y² को मैं कंबाइन करके 9 प्लस 16 25y² लिख सकता हूं क्या सर? 25 प्लस 24 मेरे ख्याल से हो जाएगा 49, तो क्या 25 प्लस 24 को मैं 49 लिख सकता हूं? सर -30y माइनस 40y को आप लिखो -70y। आप इसे क्या लिखोगे भाई, आप इसे लिखोगे -70y। सही लिख रहा हूं क्या? अच्छा एक और बात सर, ध्यान से देखो, आप बहुत मजेदार सी चीज की तरफ पहुंच गए हो। 25y² को क्या मैं 5y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। क्या 49 को मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं? आई होप आपको ये बात भी समझ आ रही है। 70y को क्या मैं 2 × 5y × 7 लिख सकता हूँ? देखो 5 × 2 10 × 7 70y। a² प्लस b² माइनस 2ab, सर ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b यानी 5y माइनस 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो बचेगा 5y माइनस 7। यहाँ पर क्या बचेगा सर, ये बचेगा आपका, ऐसे हटा दो आप तो, आपका क्या बचेगा प्लस माइनस 5y माइनस 7। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ? सर एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, सुनिएगा ध्यान से। जैसे ही प्लस साइन आप लेते हो तो 4x तो एज इट इज 3y माइनस 5y, तो ये कितना हो जाएगा -2y, -7 इधर आया तो ये हो जाएगा कितना +2 = 0। सर इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2x माइनस y प्लस 1 = 0। आपकी आती है पहली स्ट्रेट लाइन। अब नेगेटिव साइन लेते हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन लिया तो क्या, ध्यान से देखना, -5y, 4x तो इंटैक्ट रहेगा, -5y इधर आए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर +8y, +7 इधर आए तो -7 और ये हो जाएगा -12 = 0। सर 4 कॉमन आ सकता है तो ये हो जाएगा x + 2y -3 = 0। सही है क्या? हाँ सर सही है। अब देखो भाई, अब काम की बात पर आते हैं। मुझे चाहिए कि ये जो दो लाइंस हैं, कौन कौन सी सर, ध्यान से देखना। मुझे क्या क्या चाहिए, 2x माइनस y प्लस 1, है ना। एक लाइन तो कौन है आपकी 2x माइनस y प्लस 1, और एक लाइन कौन है सर आपकी, एक लाइन है आपकी कौन सी, x + 2y - 3, है ना। कौन कौन, 2x, आई एम रियली सॉरी, मैं इसे लिखता हूँ फिर से, 2 मिनट दीजिए मुझे बस।
ये है 2x माइनस वाई प्लस 1, तो एक तो है आपकी 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है x प्लस 2y आई थिंक माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिख रहे हो सर? सुनना, अगर मैं इन दोनों के x एक्सिस पर काटे हुए इंटरसेप्ट्स ढूंढना चाहूं तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो निकालते हैं ना। आई होप आप ये बात तो समझ पा रहे हो, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। बढ़िया, देखो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ 0 रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई सर? -1/2। तो ये जो लाइन है आपकी कौन सी? 2x माइनस वाई प्लस 1, ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है? ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है -1/2, 0 पर। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। 0 रखा तो -1/2। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं y की जगह 0 रखता हूँ, y की जगह 0 रखता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आती है? 3, तो यह आ जाएगा आपका 3,0। तो ये आपके दो पॉइंट्स है जिन्हें आप कह सकते हो a और ऑफ कोर्स b। अब आपको c निकालना है जो कि है इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर ये तो हमने सीखा है, कैसे सोचेंगे भाई? सर अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाता है 4, ये -2y, और ये भी कितना 2। देखो 4x प्लस x कितना? 5x, 2y से 2y कैंसिल, और ये कितना बचा? -3 + 2 है ना, -1। तो आई थिंक सर x की वैल्यू कितनी आती है? x की वैल्यू आ जाती है 1/5, और अगर x की वैल्यू 1/5 आई है तो 1/5 यहाँ रख दूँ क्या? रख सकते हैं सर। जैसे ही 1/5 यहाँ रखा, सुनना ध्यान से, तो ये हो जाएगा 1/5 है ना, -3 + 2y इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं? 5 × 3 कितना? 5 × 3 15, 15 - 1 14 ऑफ कोर्स, बट नेगेटिव, तो -14/5। -14/5 उधर गया तो 14/5, 2 से कैंसिल हुआ तो 7/5। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो x की वैल्यू आई 1/5, वो हमने यहाँ रखी, 1/5 - 3 किया, 1/5 - 3 है 15 - 1, मतलब 1 - 15 बेसिकली। सो 1 - 15 कितना? -14/5। वो उधर ले गए तो 14/5, यहाँ पे सिर्फ 2y बचा, तो 2 से 14 कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है 7/5। ये आपके इसके कोऑर्डिनेट हुए। अब मेरा बस आपसे इतना कहना है कि सर अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, कौन? ABC, विच इज राइट एंगल्ड एट C। सर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका C होगा ना, यही आपका इस ट्रायंगल का क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। मुझे शायद अब ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सर जहाँ पे 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता है, सबटेंड होता है, उसी वर्टेक्स पर आपका ऑर्थो सेंटर लाई करता है राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर भी ढूंढना आसान है, क्योंकि सर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है सर्कम सेंटर। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका सर्कम सेंटर। मिड पॉइंट मतलब -1/2 + 3, सो 3 - 1/2। सर 3 में से हाफ अगर सब्ट्रैक्ट किया तो आई थिंक 2.5 आता है, यानी 5/2। देखो 3 × 2 6 - 1 यानी 5/2। 5/2 का हाफ कितना? सर 5/4। आई होप आपको बात समझ आ रही है। कॉमा 0 + 0/2 0, वो तो x एक्सिस पर ही लाई करेगा। ये आपका क्या आ गया सर? ये था आपका सर ऑर्थो सेंटर, और ये ऑफ कोर्स क्या रहेगा सर? ये रहेगा आपका सर्कम सेंटर। अब उसने क्या पूछा है इस बारे में बात कर लेते हैं। फाइनली वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो ट्रायंगल ABC है, इसमें सर आप डिस्टेंस निकाल के बता दो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में। मेरा कहना है ये तो आप ही निकाल सकते हो भाई। निकाल सकते हो कि नहीं? सर निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, ध्यान से देखना। 1/5 - 5/4 है ना। पहले क्या लिखा? पहले हम लिखते हैं 1/5 - 5/4। थोड़ा प्रॉपरली लिख लीजिएगा क्योंकि फ्रैक्शंस है तो गलती होने के चांसेस है। प्लस ऑफ कोर्स 7/5 - 0, तो उसमें तो मैं लिख लेता हूँ सीधे सीधे 7/5 का स्क्वायर, और इसका आप क्या ले लीजिएगा? √। सर सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखना। 4 - 25, आप समझ रहे हो ना? 4 - 25 तो कितना हो जाएगा? 21। 5 × 4 कितना? 20, और इसका क्या भाई? इसका स्क्वायर। प्लस ऑफ कोर्स ये कितना सर? ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर है ना। 7 का स्क्वायर कितना? 49/5 का स्क्वायर कितना? 25। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? अभी तक तो नहीं है। अच्छा, मुझे बस ये चाहिए कि आप मुझे 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर बता दें। जैसे मैं जानता हूँ कि सर 20 का स्क्वायर कितना होगा। अच्छा, 20 का स्क्वायर लिखने से पहले चलो लिख लो है ना। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 21 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा मैं? सुनना ध्यान से स्टूडेंट्स। 21 का स्क्वायर में 20 + 1 के स्क्वायर से फटाफट निकालूंगा, जो कि आपको याद होना चाहिए। मेरे ख्याल से 441 होगा, फिर भी देख लो। 20 का डबल, 20 का स्क्वायर 400, 1 तो 1 और 2 AB यानी 40,
441 ही है ना, बिल्कुल सही, बस मुझे थोड़ा टैली करना था वो, तो हो जाएगा 441। तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 441। थोड़ा सा लेंदी और ट्रिकी हो रहा है ये वाला पार्ट, बट मेरे ख्याल से बस इस वाले पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिए और यहीं से आपका थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आपके सामने आ जाएगा, बिना ज़्यादा फ्लक्चुएशन के, बिना ज़्यादा हेजिटेशन के, बिना ज़्यादा किसी दिक्कत या परेशानी के। बस थॉट ये है कि सर यहाँ पर चीज़ें कैसे निकालें, सॉल्व ही करनी होंगी स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई ही करना होगा। पर मुझे लग रहा था कि सर इसके बजाय अगर आप सोचते तो देखो एक थॉट है, सुनना, थॉट ये है कि 400 को आप क्या लिख सकते हो, 400 को, सुनना मैं क्या लिख रहा हूँ, 400 को क्या मैं 4 × 100 लिख सकता हूँ? ऐसा क्यों सर, बस 2 मिनट सुन लो। 4 × 100 लिखा, अब 100 को क्या मैं 25 × 4 लिख सकता हूँ? आप समझ रहे हो बात को? तो मैं सिर्फ 4 स्क्वायर × 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? और ये 25 ऑलरेडी हमारे पास है, इसे मैं क्या लिख ले रहा हूँ, 5 स्क्वायर। टू सिंप्लीफाई दिस होल सोल्यूशन है ना, 5 स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, तो 5 स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा, 5 स्क्वायर बाहर आके बन जाएगा 1/5। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा सर एक और बात, 4 स्क्वायर यानी 16 मैंने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, रियली सॉरी, 4 स्क्वायर यानी 16 मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लगाया प्लस, और ऑफ कोर्स इस पूरे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 4 स्क्वायर। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। और इसके साथ साथ 4 स्क्वायर को भी अगर रूट से बाहर लेकर आया तो कितना आ गया बाहर, 4 यानी 5 × 4, 5 × 4 यानी कितना, 20। अब सर बस आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, जो शायद आप कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, 49 × 16, 49 × 16 को क्या मैं थोड़ी देर के लिए 50 - 1 × 16 कर सकता हूँ, ये दिमाग में करना है। अच्छा सर 16 का 50 टाइम्स नहीं पता, 16 का 5 टाइम्स नहीं पता, 16 का 10 टाइम्स, अरे 16 का 10 टाइम्स पता है ना, 160, 160 का हाफ 80, अरे है ना, तो 16 का 5 टाइम्स 80 और 16 का 50 टाइम्स 800, और 800 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर लो, 800 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो 16, कोई दिक्कत तो नहीं? आई होप कोई परेशानी नहीं है। 800 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 790, 790 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना हो जाएगा, 784। बहुत दूर तो नहीं लेके जा रहा हूँ मैं आपको, बहुत प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं इसे, तो ये आ जाता है 784। तो फाइनली दिस एक्सप्रेशन टर्न्स आउट टू बी कितना, मैंने बस इसे कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर दिया ना, मुझे बस ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम क्या इसे बहुत ज़्यादा घुमा लाएं। ठीक है, अब जो हो रहा है होने देते हैं। अब क्या करना है सर, अब देखो भाई 1 + 4 कितना, 5, मैं यही लिख ले रहा हूँ, इसे हटा दूंगा मैं ना, 1 + 4 कितना, 5, 8 और 4 कितना, 12, 2 कैरी 1, 7 और 4 11 और ये 12। आई थिंक 1225 किसी एक अच्छे से नंबर का स्क्वायर होता है। क्या आप मुझे याद दिला सकते हो कि 1225 किस नंबर का स्क्वायर होता है? बस 1225 आप क्रैक कर लो, आई थिंक आंसर आपका आ जाएगा। आपको बस ये क्रैक करना है कि 1225 किस नंबर का स्क्वायर होता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एनीवन हु इज टेलिंग मी 1225 का स्क्वायर स्टूडेंट्स? आई थिंक जितना मुझे लग रहा है यहाँ से जो मैं सोच पा रहा हूँ, 35 का स्क्वायर होता है क्या है 1225? 35 का स्क्वायर कैसे हो सकता है सर? ये एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि मुझे क्लोजेस्ट लग रहा है, क्योंकि देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर होने का रीजन मुझे यहाँ पे 25 के कारण लग रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर मैं 35 का स्क्वायर निकालूँ तो 35 का स्क्वायर कितना होगा सोच के देखो, है ना। पहले ऑप्शंस देख लें क्या, शायद बात बन जाएगी। अगर मैं ऑप्शंस देखूँ तो देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। बात समझना, 3 तो आ नहीं सकता, तो 35 ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। 35 अगर मैंने ट्राई किया तो देखो क्या आ जाएगा। अगर 35 ट्राई किया तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, बस निकाल ही लेते हैं, जो होगा देखेंगे, है ना। तो 35 यानी क्या, 30 + 5 का होल स्क्वायर, है ना। 30 का स्क्वायर कितना, 900। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, आई होप ये बात समझ आ रही है। 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 30 × 2 कितना, 60, 30 × 2 कितना, 60, 60 × 5 कितना, आई थिंक 300। और ये बात बन जा रही है क्या, हाँ सर बन जा रही है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कन्फ्यूजन है तो। 35 यानी 30 का स्क्वायर 900, है ना। 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना बन जा रहा है देखो जल्दी से, ये बन जा रहा है 5 × 30 कितना, 150, 150 का डबल 300, बहुत बढ़िया। 9 और 3 12, तो ये हो गया 1200, और ये 25, 225, तो ये क्लियरली कितना है 35/20। पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन शायद घूम गया, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, गॉड नोस। बट अभी फिलहाल अगर मैं जानूँ चीज़ें समझूँ तो क्या आ रहा है देखो ध्यान से, 5 का 7 टाइम्स और 5 का 4 टाइम्स, है ना। तो जो डिस्टेंस आएगी निकल के वो क्या आएगी फाइनली, ऑप्शन डी 7/4। क्या किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन की किसी भी स्टेप में कोई डाउट?
आई थिंक हमने तीनों क्वेश्चंस किए, बेहतरीन से, डायरेक्ट से, स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस थे जो आपको समझ आए होंगे। और अगर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, वो कह रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। सो ये एक स्ट्रेट लाइन है? नहीं सर, ये दो स्ट्रेट लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन है। और अगर आप जरा ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि सर ये तो होमोजीनियस सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है। यहाँ पर मैं अगर इससे देखूं तो पावर 2, पावर 1 + 1 2 और पावर 2, यानी ये क्लियरली उन दो खास या स्पेशल स्ट्रेट लाइंस की क्लब्ड इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होती है। डिड यू ऑल रियलाइज दैट? बिल्कुल सर। तो यहाँ से अगर हम काम की बात पर आएँ और वो कह रहा है कि सर इनसे जो जो दो लाइंस बनेंगी और यहाँ पर ये जो लाइन है, इन तीनों लाइन से अगर मैं एक ट्राइंगल क्रिएट कर पा रहा हूँ तो सर क्या आप मुझे उस ट्राइंगल का एरिया बता सकते हैं? कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। क्या आप मेरी मदद करेंगे इसे फैक्टराइज करने में? मेरा कहना है कि अगर मैं इसे x² में क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करूँ, अब y² में भी करेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, पर अगर मैं देखूँ इसे तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 18x² है ना, माइनस लेट्स से 9y × x प्लस लेट्स से y² = 0। एंड इफ आई विश टू फैक्टराइज इट, क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट ये कहता है कि सर यहाँ पर ये जो दिख रहा है -9y, आप इसे दो टर्म्स में स्प्लिट करिए सो दैट उन दोनों का सम -9y हो और उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट विद सिग्नेचर ऑफ कोर्स माइंड यू एवरीवन क्या हो, y² × 18 यानी 18y²। सर मेरे ख्याल से 6 और 3 शायद ये काम हमारे लिए कर देंगे। कैसे? सुनिएगा ध्यान से। सर अगर आप 6 और 3 की हेल्प लेना चाहो तो मैं इसे लिखूंगा 18x² माइनस 6y × x माइनस 3y × x, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस ऑफ कोर्स क्या y² = 0। कोई तकलीफ? देखो भाई, -6y - 3y -9y मिल रहा है और -6y × -3y प्लस 18y², तो ये प्लस 18y² मिल रहा है। अब अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर चुके हैं तो सर मेरे ख्याल से फैक्टराइज करिए। देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है। सर आप 6x कॉमन ले सकते हो। जैसे ही 6x कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -y। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से रिपीट करता हूँ, 6x कॉमन लेते ही यहाँ पर बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -y। बिल्कुल सही। सर आपने क्या कॉमन लिया था? आपने कॉमन लिया था 6x। अब अगर मुझे यहाँ भी 3x - y बनाना है तो मैं -y कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ से देखो भाई, -y कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 3x - y। तो सर इस तरीके से आपके ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये वो दो स्ट्रेट लाइन्स हैं जो क्लियरली ओरिजिन से पास हो रही है। अच्छा सर सारी बातें ठीक है, समझ आई। y = 6 क्या होता है? y = 6 x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं आपको अब चीज़ें क्लियरली समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन तो मिलती है y = 3x और एक स्ट्रेट लाइन मिलती है y = 6x। और अगर इन तीनों स्ट्रेट लाइन्स को हम हमारे आर्गेंट प्लेन पर प्लॉट करें तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, दो तीन बातें समझ आ रही हैं। एक तो y = 3x होगा जो कहीं ना कहीं से जा रहा होगा। सर लेट्स से y = 3x ये जा रही है, बना लेते हैं कुछ भी, मान लो 6x हो गए है ना, और ये लेट्स से y = 3x है। और ऑफ कोर्स y = 6 ये रही आपकी एक स्ट्रेट लाइन। आप बात समझ पा रहे हो? तो ये है लेट्स से y = 6, ये हम मान लेते हैं y = व्हाट, लेट्स से ये 6 है ना, ऊपर होगा तो ये वाला 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा y = 3x। बहुत ध्यान से सुनना सर, एक बात तो तय है, अगर आप इससे बनता हुआ ट्रायंगल ऑब्जर्व करें, अगर आप इससे बनता हुआ ट्रायंगल ऑब्जर्व करें तो वो इन 3 पॉइंट्स वाला ट्रायंगल है। उसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं कहूँ तो लेट्स से a, b और c हो जाएंगे। क्या हम एक कोऑर्डिनेट इसका जानते हैं? बिल्कुल सर, एक कोऑर्डिनेट तो है इसका 0,0। बी कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो बड़ी आसान सी बात है सर, बी हो या सी या इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, उसका वाई कोऑर्डिनेट आप जानते हो, उसका वाई कोऑर्डिनेट इज बाउंड टू बी 6। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? आपको ये बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात सुनिएगा सर, अगर मैंने 6 यहाँ पास किया, 6 यहाँ पास किया, तो जैसे ही 6 यहाँ पास किया तो 3 से 6 को डिवाइड किया तो कितना 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 2। कोई दिक्कत तो नहीं। सर 6 यहाँ पास किया तो 6 से 6 को डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 1, तो ये आ जाता है 1,6। तो ये वो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जिनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया, मतलब आपको इस रीजन का एरिया निकालना है। क्या कोई तकलीफ है स्टूडेंट्स आपको? आई होप ये क्वेश्चन बहुत अंडरस्टैंडेबल है, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। But most of the students get confused with this part. They don't understand how to figure out 2 straight lines out of this equation. And they basically don't realize how are we going to create 3 straight lines or basically a triangle with the help of this and this equation. And that's where they commit a lot of errors.
Are you all getting this very basic, error which the most of the students commit? और अगर यहाँ से हम काम की बात पर बात करें तो सर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो क्या मैं इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से इनके कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेकर इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकता? या तो डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ कर लेंगे या फिर हमारी स्टेप मेथड याद है आपको? सर दोनों में से जो आपको ठीक लगे ट्राई करिए। देखिएगा ध्यान से, हम अगर स्टेप मेथड ट्राई करें तो 1/2 तो लगाना ही होता है, मॉड आप ले लेंगे, हम आखिर में ले लेंगे मॉड, तो मॉड में नहीं यूज़ कर रहा हूँ अभी, पर ये अंडरस्टूड होना चाहिए, एरिया है तो वो पॉजिटिव आएगा। अब अगर पॉइंट्स की बात करें तो 0 0 1 6 और 2 6, या तो क्लॉकवाइज ले लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, तो 0 0 1 6 और 2 6 है ना। सुनिएगा ध्यान से, 0 0 आई एम रियली सॉरी 1 6 2 6 और वापस उसे हम इंट्रोड्यूस कर लें तो 0 0। आई होप आपको स्टेप मेथड आती है जिस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। सर आप बाहर लिखेंगे 1/2। अब सुनिएगा, मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0। आई होप आपको ये बात समझ आ रही। फिर 1 × 6 कितना? सर ये हो जाता है 6, 2 × 6 कितना? 12, बट विद अ नेगेटिव साइन। ये वापस कितना? 0, और ये वापस कितना? 0। आई होप बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है, बट ऑफकोर्स सर भूलिएगा मत कि आपको यहाँ पर क्या ले लेना है, मॉड। तो 12 और 6 का डिफरेंस 6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आता है? सर आंसर आता है 3। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन सा, बेसिक सा, डायरेक्ट सा और सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आप मार्क करेंगे 3। क्या यहाँ तक इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कोई डाउट स्टूडेंट्स? आपको सबसे क्रूशियल पार्ट ये रियलाइज हो रहा है कि आपको यहाँ पर चीज़ें कैसे सोच लेनी है? अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं तो क्या हम सीधे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रहा है वो, इफ द ग्रेडियंट। सर ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट इज नथिंग बट स्लोप स्टूडेंट। स्लोप का एक और वर्ड होता है ग्रेडियंट। वो कह रहा है ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइंस, इस लाइन का जो एक ग्रेडियंट है वो डबल है दूसरे का। जो इसकी दोनों स्लोप्स हैं, आई होप आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे हमें 2 स्लोप्स दिखाई देती हैं, आप भूले नहीं हो। अगर मैं आपको कुछ लर्निंग्स याद दिलाऊं जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं सर, ax² प्लस लेट्स से मैं लिख देता हूँ 2hxy यहाँ प्लस लेट्स से by²। हम जानते हैं सर वो जो आपकी इक्वेशन है पूरी कंप्लीट, वो ले लो या ये ले लो, हम 2 बातें हमेशा जानते हैं कि इन स्ट्रेट लाइंस में हमें जो स्लोप मिलती हैं वो 2 स्लोप्स अगर m1 और m2 हैं तो हम 2 कंक्लूजन्स निकालते हैं सर, क्या कि m1 प्लस m2 जो होता है वो होता है आपका सम ऑफ द स्लोप्स, और एक होता है m1 m2 जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स। क्या आपको वो दोनों रिजल्ट्स याद है? मैं हिंट आपको जो देना चाह रहा हूँ वो ये स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर उसने खुद कहा कि जो पहली ग्रेडियंट है, जो पहली स्लोप है, वो दूसरी वाली स्लोप का डबल है। मेरे ख्याल से अगर बस आप ये दोनों फॉर्मूले क्रैक कर लो तो एक क्वेश्चन आपके लिए कतई टफ या बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मेरा यकीन करिए। आपको ये बातें याद है क्या कि सर हमने बहुत बेसिक सा, बहुत डायरेक्ट सा फॉर्मूला सीखा है कि सर ध्यान से देखो, आपने ये नहीं पढ़ा है क्या कि सर आप जब m1 प्लस m2 लिखते हो तो आप क्या लिखते हो सर? आप लिखते हो -2h/b, याद आ रहा है? और जब आप m1 m2 लिखते हो तो आप लिखते हो a/b। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो याद करिएगा स्टूडेंट्स। हम उस केस में क्या लिखते हैं? हम इस केस में m1 प्लस m2 के केस में क्या लिखते हैं? -2h/b। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? -2h/b। और m1 और m2 के केस में क्या लिखते हैं सर? हम उस केस में लिखते हैं a/b। आई होप आप ये फॉर्मूले भूले नहीं हैं। मेरे ख्याल से अब जितनी भी क्लूज, जितने भी हिंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और इस इक्वेशन को देख के आप आसानी से मुझे फाइनल सोल्यूशन बता सकते हो। क्या अभी भी कोई बात डिफिकल्ट लग रही है स्टूडेंट? सोच के बताओ। मेरे ख्याल से सर अब तो चीज़ें आसान है, अब क्या डिफिकल्ट है? अब कौन सा पार्ट ऐसा है जो आप नहीं कर पा रहे हो? कहाँ पर दिक्कत आ रही है? अगर मैं ट्राई करूँ सर इससे, तो हम शुरुआत करते हैं m1 प्लस m2 से ही। m1 प्लस m2 में अगर मैं चीज़ें रखना चाहूँ तो देखो क्या दिख रही है, ध्यान से देखो सर। m1 प्लस m2 में जब आप चीज़ें रखोगे ना तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ट्रिकी पार्ट जो है बस वो ये कि यहाँ पर 2h नहीं दिया है, यहाँ पर a की भी वैल्यू कुछ और है और यहाँ पर b की भी वैल्यू कुछ है। आई होप आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालें तो वो कितनी है? 1। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ, जो b की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ वो कितनी है? 2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और यहाँ पे जो हुआ करता था 2h, उसकी जगह उसने क्या दिया हुआ है? h। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जो यहाँ पे हुआ करता था 2h, उसकी जगह उसने क्या दिया हुआ है? h। आई होप आप समझ पा रहे हो। बस इस पार्ट में आप गलती कर सकते हो, तो इसे थोड़ा ध्यान से ले लेना। मतलब एक्चुअली जो यहाँ पर h है ना, तो जो आपका इक्वेशन के अकॉर्डिंग h हुआ करता है उसकी वैल्यू है h/2। आई होप आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ क्या, कि हम इक्वेशन में यहाँ क्या देखते हैं? xy के साथ 2h लिखा हुआ, पर यहाँ xy के साथ क्या लिखा हुआ है? बस h।
तो एक्चुअली जो h की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आप तो ऐसे सोच लो, अगर मैं इस इक्वेशन में आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से कैपिटल 2h, तो आपके फॉर्मूले यहाँ पे कैपिटल 2h आ जाएगा। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। मेरा ये कहना है कि कैपिटल 2h किसके इक्वल है सर, कैपिटल 2h इक्वल है स्मॉल h के, है ना, तो जो कैपिटल h है वो इक्वल होगा h/2 के। क्या अब आपको ये बात समझ आई? बस मैं ये बात कहना चाह रहा था, दोनों h में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बहुत क्लैरिटी के साथ इसे समझिएगा। अब सर अगर काम की बात पर बात करें, आई होप इस h से कंफ्यूज नहीं हो रहे, बस आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैंने उसे कैपिटल H लिख दिया है ना। अब अगर बात करें सर m1 और m2 में, तो हमें एक रिलेशन तो क्या पता है m1 प्लस m2, लेकिन मैं ये जानता हूँ सर कि m1 है ना, अगर ये m1 को मैं m1 ही रहने दूँ, या रादर m1 को मैं रख दूँ 2m2, है ना, तो मैं क्या रखूँगा, मैं रखूँगा 2m2 प्लस ऑफकोर्स क्या m2, ये किसके इक्वल आ जाएगा सर, -2h/b। तो -2 को तो एज इट इज़ रखा, यहाँ से देखना स्टूडेंट्स, सर b की वैल्यू कितनी है, सर b की वैल्यू है 2, तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया 2, लेकिन h की वैल्यू कितनी है सर, h की वैल्यू है h/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर h/2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर एक और रिजल्ट हमारे पास है m1 m2, तो m1 को मैंने क्या रखा 2m2, तो 2m2 इंटू m2, तो ये क्या जाएगा 2m2 का स्क्वायर, और क्या सर m1 m2 होता है a/b यानी 1/2। बहुत बढ़िया, कोई डाउट कोई परेशानी स्टूडेंट्स, सर अभी तक तो नहीं है। अब मेरे ख्याल से तो एक क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्योंकि अब आपको सिर्फ ये करना है, यहाँ से m2 की वैल्यू निकालनी है और ऊपर वाली इक्वेशन में रख देनी है। क्या इतना आप करके फाइनली मुझे इसका आंसर बता देंगे? मेरे ख्याल से अब कुछ भी टफ नहीं है स्टूडेंट्स। आप m2 की वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या आ रही है सर, अगर आप यहाँ से m2 की वैल्यू निकालते हो तो कितनी आ जाएगी, देखो भाई m2 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो 2 उधर गया तो कितना हो जाएगा 1/4, है ना। आई होप आप देख पा रहे हो, ये 2 वहाँ गया तो क्या हो जाएगा 1/4। तो सर जब आप m2 स्क्वायर बोलोगे तो वो होता है 1/4, तो m2 कितना होगा 1/4 का अंडर रूट, यानी ±1/2। कोई दिक्कत तो नहीं स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। अब सर जब m2 की वैल्यू आ गई है +-1/2, आई थिंक आप कुछ चीज़ें देख पा रहे हो सर, यहाँ से ये पार्ट कैंसिल, तो ये बच रहा है -h/2। अब मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2m2 + m2, ये कितना है 3m2, सर ये आ रहा है 3m2 में m2 की वैल्यू कितनी है +-1/2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ +-1/2, और ये जो 3m2 है ये राइट हैंड साइड पर किसके इक्वल है, ये है इक्वल -h/2 के। ये किसके इक्वल है सर, -h/2 के। अब आप प्लीज इस बात पे गौर फरमाइए स्टूडेंट्स की, सर आप ध्यान से देखो, इस 2 से 2 कैंसिल, तो -h की वैल्यू अगर +-3 है तो h की वैल्यू कितनी होगी, h की वैल्यू भी +-3 होगी, मतलब आप कह दोगे -+3, पर मैं कह दूंगा +-3। पर एक मिनट, h की एक वैल्यू है +3 और एक वैल्यू है -3, तो h की अगर दोनों वैल्यूज का मैं सम करूं, तो अगर मैं +3 और -3 का सम करूं तो वो कितना आता है भाई 0। क्या इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कहीं पर भी कोई डाउट है? क्या आपको ये कंसेप्ट याद थे स्टूडेंट्स कि हम अगर किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के पेयर से डील करें तो किस तरीके से आपकी स्लोप्स निकाली जा सकती हैं, या एटलीस्ट ये रिलेशन कहा जा सकता है, मैं उनको फिगर आउट ना भी करूँ, उसे स्प्लिट ना भी करूँ, उसे दो अलग अलग इक्वेशंस में निकालकर अलग इंडिविजुअल स्लोप ना भी निकालूं, तो भी स्लोप्स का सम और स्लोप्स का प्रोडक्ट यहीं से लिखा जा सकता है। आई होप आप ये फॉर्मूले नहीं भूले हो, और बस उसी पर बेस्ड ये एक अच्छा मजेदार सा क्वेश्चन था। कंफ्यूजन जहां हो सकती थी वो ये कि आप h को गलत ना ले लें, उसे वो 2h की तरह ट्रीट करें, और उससे जो h आएगा वो एक्चुअली होगा h/2। डिड यू ऑल गेट दैट? आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं और बेहतरीन सी क्लैरिटी के साथ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। आई होप आपको ये जो चैप्टर हमने पढ़ा, कौन सा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बहुत डिटेल में बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आया। इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं हुई। हमने शुरुआत की थी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, दो लाइंस को मर्ज करके हमने कैसे बनाना सीखा। अच्छा, इसे बनाते बनाते हमने ये भी सीख लिया सर कि इक्वेशन में कहीं पर अगर वो ओरिजिन से ही पास हो रही होती पेयर ऑफ लाइंस तो वो कैसे होमोजीनियस बन जाती है, यानी वो पूरी ही कंप्लीटली होमोजीनियस हो जाती है। हमने होमोजेनाइजेशन भी सीखा, हमने इसे स्प्लिट करके दो अलग अलग इक्वेशंस में ट्रीट करना सीखा, हमने स्प्लिट करके उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी निकालना सीखा। हमने सीखा कि कोई अगर आपको सेकंड डिग्री की इक्वेशन दे दी जाए तो वो कैसे एक एक्स और वाई की, अगर वो सेकंड डिग्री की क्वाड्रेटिक के बेसिकली इक्वेशन है, तो वो कैसे एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को ही रिप्रेजेंट करिए, उसके लिए वो डिटर्मिनेंट फॉर्म भी हमने सीखा। ये चैप्टर हमने इस तरीके से कंप्लीट किया और इस पर बेस्ड IIT JEE मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किस तरीके से पूछे जाते हैं। आई होप आपको हर एक कंसेप्ट बहुत डिटेल में बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आया। इसके बाद अब जो हम चैप्टर शुरू करेंगे स्टूडेंट्स वो होगा सर्कल्स। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें भी कई सारी मज़ेदार सी चीज़ें होंगी। एक अच्छा चैप्टर है और अब आपकी एक्चुअल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होती है। टेक्निकली जो अभी आपके 3 चैप्टर्स थे ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम,
मतलब जहाँ पे पॉइंट्स की हमने बात की थी, फिर स्ट्रेट लाइंस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वो बेसिस है, ये वो फाउंडेशन है जिस पर बेस्ड अभी आने वाले चैप्टर्स होंगे, जो कि क्या होंगे, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। और इन्हीं से आपके आगे आने वाली चीज़ें कैलकुलस, या हो सकता है वेक्टर्स इन 3D, या फिर हो सकता है आपके क्या अलजेब्रा, या फिर कहीं ना कहीं जाकर ट्रिग्नोमेट्री में चीज़ें कन्वर्ज हो रही होंगी और वो मर्ज करके क्वेश्चंस बना के आपसे पूछें। तो कंसेप्ट सारे ही ज़रूरी, हर वो चीज़ जो आपको सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में काम बेशक आएगी। और ये सारी चीज़ें बाय द वे जो हम करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपके लिए हो रही हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपसे कभी भी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये ट्रायल वर्जन है और फिर पेड वर्जन के लिए आप इसे परचेज कर लीजिए। मतलब किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी हम आपको करवाते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, हमारे नोट्स, पीडीएफ्स या ई बुक्स के एक्सेस के लिए गेट नोट्स एक लिंक दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक और बहुत ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, इन वीडियोस से अगर आपकी हेल्प हो रही है और आप सोचते हैं कि इनसे कई सारे और भी एस्पिरेंट्स बेनिफिट हो सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि इन्हें आप उनसे भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को अवेल कर पाएँ। देखो, इस वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो आपको एक इसी प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस। वहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, वहाँ प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये प्लेलिस्ट आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आस्क योर डाउट आपको एक लिंक दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करके आप अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं और निश्चिंत रहिए, हम उन्हें भी रिजॉल्व करेंगे। कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम उसे भी आपको अगर रेलेवेंट क्वेरी हुई तो रिवर्ट करेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे और कहीं भी कोई परेशानी हो तो निश्चिंत होकर अनहेजिटेटिंगली पूछेगा, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। विद दैट स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर। थैंक यू सो मच।